हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग का बिहार ज्योग्राफी चल रहा था, जिसमें कल हम लोगों ने 3 टॉपिक्स देख लिए थे। रॉक्स ऑफ बिहार, सॉइल ऑफ बिहार एंड मिनरल्स। क्लियर है? तो इसी सीरीज में चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ बिहार। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बिहार का मैप दिया हुआ है, जिसमें फिजियोग्राफिक डिविजन्स को डायग्रामेटिकली शो किया गया है। क्लियर है? फिजियोग्राफिक डिविजन्स की अगर हम बात करें तो इसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है शिवालिक रेंज, दूसरा है बिहार प्लेन्स और तीसरा है सदर्न प्लेटो रीजन। शिवालिक रेंज में रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज और हरहा घाटी, ये 3 तरह के भौगोलिक संरचना शामिल है। दूसरे कैटेगरी में बिहार प्लेन्स, जिसमें नॉर्थ गंगा प्लेन और साउथ गंगा प्लेन्स। ठीक है, बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है, जिसके कारण बिहार का 2 डिवीजन हो जाता है। ऊपर में उत्तरी गंगा प्लेन और नीचे में दक्षिणी गंगा प्लेन। ठीक है, तीसरे कैटेगरी की बात करें तो ये हो जाता है सदर्न प्लेटू रीजन, मतलब दक्षिणी बिहार का पठारी क्षेत्र। ये देख रहे हो आप मैप में, नॉर्थ वेस्ट यानी एकदम उत्तरी पश्चिमी जो कॉर्नर है बिहार का, वहां पर सोमेश्वर रेंज है। ठीक है, जो कि शिवालिक रेंज का पार्ट है। फिर है रामनगर वैली रेंज, जिसका रामनगर दून पार्ट है। नेक्स्ट है हरहा रिवर वैली या दून वैली। आप लोगों ने दून पब्लिक स्कूल का नाम सुना होगा। ठीक है, वो इसी घाटी के नाम पे उसका नामकरण किया गया है। ठीक है, दून घाटी या हरहा नदी घाटी। क्लियर? बहुत ही फेमस है ये चंपारण साइड में। ठीक है, ये वेस्ट चंपारण जिला का एरिया हो गया ना। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। शिवालिक रेंज, अब ये रीजन्स जो हैं ये मेनली हिमालयस के फुट हिल्स के क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से मैंने बताया पश्चिमी चंपारण यानी उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। क्लियर? अब ये जो शिवालिक रेंज है वो कवर करता है करीब 32 किलोमीटर लंबा क्षेत्र और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ाई है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है रामनगर दून। ठीक है, अब ये दून्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं, तो ये जो रामनगर दून है ये कैसे बना है, तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, इन दोनों का जब फोल्डिंग हुआ लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में, तब जाकर रामनगर दून्स का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? मैंने बताया था इंडियन ज्योग्राफी में TGMS, ट्रांस ग्रेट मिडिल शिवालिक। क्लियर? मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो वही मिडिल हिमालय और शिवालिक्स के बीच में जो यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है, इन दोनों का जब माउंटेन फोल्डिंग हुआ, क्लियर है, तब जाके ये घाटीनुमा बनावट, घाटीनुमा जो स्ट्रक्चर है दून्स के रूप में, वो क्रिएट हुआ। क्लियर है? अब ये जो घाटी है इनमें जलोढ़ मिट्टी डिपॉजिटेड है, क्योंकि इन घाटियों से गुजरने वाली जो हिमालय नदियां हैं, हिमालयन रिवर्स हैं, वो अपने साथ इन मट्टियों को बहा कर ले आती है, जिसके कारण ये क्षेत्र जो है वो काफी फर्टाइल एरिया बन जाता है। ठीक है, काफी उपजाऊ क्षेत्र है ये। क्लियर? सोमेश्वर रेंज की अगर हम बात करें तो ये जो है बिहार का सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन है वो त्रिवेणी कैनाल से लेकर भीखनाथोरी दर्रा यहाँ तक है, और सोमेश्वर रेंज जो है वो भारत और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाता है। अब जो मेजर पासेस यानी जो कुछ प्रमुख दर्रे इस सोमेश्वर रेंज में पाए जाते हैं
वो है भीखनाथोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, मरवाट दर्रा। अब चूंकि ये जो सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला है ये एक तरह का बॉर्डर बनाता है इंडिया और नेपाल के बीच में, इसीलिए इन माउंटेन रेंजेस में जो पासेस हैं वो एक तरह का कम्युनिकेशन की तरह काम करता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट रोड्स की तरह, ठीक है, आवागमन का काम करता है बिटवीन बिहार एंड नेपाल। मतलब इन दर्रों से होकर आप बिहार से डायरेक्टली नेपाल पहुंच सकते हैं। क्लियर है ना। अब सोमेश्वर फोर्ट एक किला है सोमेश्वर रेंज की चोटी पर। सोमेश्वर किला 880 मीटर का प्रेजेंट है। ये हाईएस्ट पीक है ऑफ सोमेश्वर रेंज। मतलब यहाँ पर कोई वास्तविक महल या किला बना हुआ नहीं है, बल्कि कहने का मतलब ये है कि सोमेश्वर माउंटेन रेंज में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सोमेश्वर फोर्ट। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह हुआ कि जिस तरह से हिमालयन माउंटेन रेंज में जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। क्लियर है ना। सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है हरहा घाटी। अब ये जो हरहा घाटी है ये रामनगर दून और सोमेश्वर रेंज के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब ये जो घाटी है वो एक तरफ तो दून है, रामनगर दून, और दूसरी तरफ माउंटेन रेंज है। ठीक है, सोमेश्वर माउंटेन रेंज, उसके बीच में ये घाटी प्रेजेंट है जिसका नाम है हरहा घाटी। क्लियर है। इसी को कॉमनली जो है दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बिहार प्लेन्स में। ठीक है, अगर इसके हम एक्सटेंशन की बात करें तो नेपाल के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी बाउंड्री तक इस बिहार प्लेन्स का फैलाव है। ठीक है, और इसका 95% भाग जो है वो प्लेन से बना हुआ है, और इस प्लेन को रिवर गंगा यानी गंगा नदी के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स डिपॉजिट से ये प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। अब गंगा नदी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ बहने वाली नदी है, जो कि बिहार को दो अनइक्वल यानी बराबर नहीं बल्कि अनइक्वल हाफ्स में काटती है। ठीक है, मतलब एक भाग छोटा है एक भाग बड़ा है। ठीक है, और ये जो प्लेन्स है मैंने बताया जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है, जिसको गंगा नदी अपने साथ बहा के ले आई है और यहाँ पे डिपॉजिट करते गई है। ठीक है, अगर हम बिहार प्लेन्स की एवरेज हाइट की बात करें तो ये करीब 60 से 120 मीटर तक वेरी करती है। ठीक है, बिहार प्लेन्स को दो भाग में बांटा गया है, एक उत्तरी गंगा प्लेन और दूसरा दक्षिणी गंगा प्लेन। ठीक है, अब उत्तरी गंगा प्लेन जो है इसमें बहुत सारी नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां यहाँ उत्तरी गंगा प्लेन में बहती हैं तो ये हो जाएगा, पश्चिम से अगर हम पूरब की तरफ बात करें तो नीचे से ऊपर देखो। ठीक है, पश्चिम में सबसे पश्चिम में घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद आता है बूढ़ी गंडक, उसके बाद आता है बागमती, उसके बाद कमला, उसके बाद कोसी और उसके बाद महानंदा। यानी घाघरा जो है वो वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। ठीक है, सबसे पश्चिम में बहने वाली नदी, और महानंदा सबसे ईस्टर्न मोस्ट है, सबसे पूर्वी में बहने वाली नदी है। ठीक है, जिस क्षेत्र से जो नदी बहेगी उसी क्षेत्र का वहां पे वो प्लेन एरिया उसका नाम कहलाएगा। जैसे कि जिस क्षेत्र से कोसी नदी बह रही है तो उस क्षेत्र को कोसी प्लेन के नाम से जाना जाता है। जिस क्षेत्र से गंगा नदी बहती है गंडक नदी बहती है तो उस क्षेत्र को गंडक प्लेन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है। उसी तरह साउथ गंगा प्लेन्स में है चंदन प्लेन, किऊल प्लेन, ताल क्षेत्र, सेंट्रल साउथ बिहार और शाहबाद प्लेन। एक एक करके थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं।
तो पहला है नॉर्थ गंगा प्लेन्स, दैट इज उत्तरी गंगा मैदान। ये जो है उत्तरी बिहार का एलुवियल प्लेन यानी जलोढ़ मैदान हुआ, जो कि फैला हुआ है तिरहुत, सारण, दरभंगा और कोसी डिवीजन के क्षेत्र तक। समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार के क्षेत्र में चुआर्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं चुआर्स? ये मेनली ऑक्सबो लेक्स को कहते हैं, मतलब एक तरह के झील होते हैं। ठीक है, झील का एक प्रकार है जिसको चुआर्स कहते हैं, जो कि समस्तीपुर में, बेगूसराय में, सहरसा और कटिहार क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो ऑक्सबो लेक्स हैं, ये बेसिकली एक यू आकार की झील या तालाब होती है, जो तब बनता है जब नदी का एक विस्तृत घुमाव कट जाता है, जिससे पानी का एक स्वतंत्र निकाय बन जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप की आकृति रहती है। ठीक है, यू शेप का कुछ इस टाइप का शेप रहता है इन ऑक्सबो झील का। ठीक है, अब अगर हम उत्तरी गंगा मैदान को डिवाइड करें तो इसको बेसिकली दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है महानंदा का मैदान और दूसरा है कोसी मैदान। महानंदा नदी चूंकि ईस्टर्न मोस्ट नदी है बिहार की, सबसे पूर्वी नदी है बिहार की, इसीलिए अगर इसके बाउंड्री को हम देखें तो पूरब से इसको बंगाल ने घेरा हुआ है, पश्चिम से कोसी नदी ने घेरा हुआ है, उत्तर से नेपाल के बॉर्डर से ये लगा हुआ है और दक्षिण से गंगा नदी ने इसे बॉर्डर किया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखें कोसी के मैदान को, तो ये जो है बेसिकली सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी और दरभंगा जिलों में इसका फैलाव है। ठीक है, एक्सटेंशन है। कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी बिहार का शोक है ये। क्यों है? क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में हर साल भारी तबाही होती है। दरअसल कोसी में नेपाल की 7 आदियां, क्षमा कीजिएगा, कोसी में नेपाल की 7 नदियां आकर मिलती हैं। इस नदी में भारी मात्रा में गाद जमा होती है, जिससे नदी का तल ऊंचा हो जाता है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ यही नहीं, यह बार बार अपना रास्ता बदलते रहती है। अच्छा, ये निकलती कहाँ से है? तो देखो, ये जो है एक मेन ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, मुख्य सहायक नदी है, जो कि नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते वो भारत में आती है और बिहार के कटिहार में कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कुर्सेला जगह पे। नेक्स्ट है कमला प्लेन। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बागमती प्लेन, फिर है गंडक प्लेन। ये देखो मैप, इसमें क्या दिख रहा है कि इधर वेस्ट से देखना शुरू करो, पश्चिम तरफ से, तो घाघरा नदी और उसके बाद है गंडक नदी। इन दोनों के बीच का जो प्लेन है यानी मैदान क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना गया? तो घाघरा गंडक दोआब। ठीक है, उसी तरह गंडक नदी और इसके आगे है कोसी नदी। इस दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इसको गंडक कोसी दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसको आम भाषा में मिथिला क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैथिली बोलने वाले लोग जो है बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में अपना दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया, मधुबनी हो गया, ठीक है, मुजफ्फरपुर हो गया। तो ये सब जो है प्रमुख जो है मैथिली स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार है। क्लियर है? उसी तरह देखो कोसी हो गया, कोसी नदी, इसके आगे है महानंदा नदी। इस दोनों के बीच के क्षेत्र को कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो घाघरा गंडक दोआब जो है, इसको सारण प्लेन के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र में कुछ और इम्पोर्टेंट चुआर्स, वही ऑक्सबो लेक्स, ऑक्सबो झील जो है,
वो पाए जाते हैं मांझी, एकमा, जियासपुर, बरौली, इन सभी जगहों पर। ठीक है। नेक्स्ट है साउथ गंगा प्लेन्स, दक्षिणी गंगा का मैदान, जो कि एक्सटेंड करता है मगध, पटना, मुंगेर और भागलपुर डिविजन्स के क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र में जो है बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट और प्रसिद्ध हिल्स है खड़गपुर हिल्स, खड़गपुर की पहाड़ियां, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है। तो ये जो है दक्षिणी गंगा मैदान के क्षेत्र में लोकेटेड है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि झारखंड और बिहार राज्य को अलग करने वाला एक काल्पनिक 150 मीटर की रेखा है, जिसको समुच्चय रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है। वही डिटरमाइन करता है कि ये जो है यहाँ से झारखंड शुरू है और यहाँ से यहाँ पर बिहार का समाप्ति है। ठीक है। तो बिहार राज्य और झारखंड राज्य को अलग करने के लिए भी एक 150 मीटर लंबी समुच्चय रेखा, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, वो प्रेजेंट है। क्लियर है ना। हम लोग ने इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया पाकिस्तान को सेपरेट करने वाली, इंडिया चाइना को सेपरेट करने वाली, ठीक है, इन सभी लाइंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है। याद आया। ड्यूरैंड लाइन, रेडक्लिफ लाइन, बिल्कुल उसी तरह ये क्या है, कॉन्टूर लाइन है, जिसको समुच्चय रेखा कहते हैं, जो कि सेपरेट करता है कितना मीटर लंबा है, 150 मीटर, झारखंड और बिहार राज्य को। अब राजगीर की पहाड़ियां, ठीक है, बराबर की पहाड़ियां, फिर खड़गपुर की पहाड़ियां, जेठियान पहाड़ियां, ठीक है, जेठियान हिल्स, ये सभी दक्षिणी बिहार में प्रेजेंट है। ठीक है। अगर हम साउथ गंगा प्लेन को और डिटेल में थोड़ा देखें तो ये फर्दर डिवाइडेड है चंदन के मैदान, किऊल के मैदान, ताल क्षेत्र, शाहबाद के मैदान, ठीक है, इन सभी में। अब चंदन का जो मैदान है ये कवर करता है बांका और भागलपुर जिला को। दरअसल चंदन नाम की एक नदी है जो कि राजमहल पहाड़ी श्रृंखला के दिघारिया पहाड़ी से निकलती है और इसी नदी के बहने के कारण यहाँ जो मैदान बनता है इसको चंदन के मैदान कहते हैं, जो कि बांका और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है किऊल प्लेन। तो आपको पता है ना कि किऊल नदी साउथ बिहार में बहती है। ठीक है। जब भी आप लोग जाते होंगे बाबा धाम तो स्टेशन आता होगा ना, अगर ट्रेन से जाते होंगे तो किऊल स्टेशन, किऊल जगह पर एक बहुत ही फेमस पुल भी है। ठीक है। लोहा का पुल है, किऊल का पुल, जो कि किऊल नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। उसी से होकर जो है ट्रेन गुजरती है। क्लियर है। अब ये जो किऊल का मैदान है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चकाई पठार के उत्तर में प्रेजेंट है। ठीक है। चकाई पठार जो है वो छोटा नागपुर प्लेटो का एक पार्ट है। ठीक है। जिसके उत्तर में मतलब नॉर्थ में जो है वो किऊल प्लेन प्रेजेंट है। क्लियर है ना। अब ये जो किऊल का मैदान है वो झाझा के एरिया, सिकंदरा एरिया, ठीक है, इस तरह के एरिया कवर करता है। और आते हैं ताल क्षेत्र पर। ठीक है। ताल रीजन, ये जो क्षेत्र है वो किऊल मैदान और मगध मैदान के बीच में सिचुएटेड है। ये जो ताल क्षेत्र होता है वो निचले क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है। लो लाइंग एरिया होता है, जिसका शेप जो होता है वो सॉसर शेप होता है। दैट मीन्स ये जो ताल क्षेत्र है वो देखने में लगेगा कि मानो कोई प्याला हो, मतलब थाल शेप का जो है ये क्षेत्र देखने में लगता है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ताल क्षेत्र जो है वो रबी फसलों के लिए बहुत ही सूटेबल माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा ताल रीजन बिहार में ही है। कहाँ पर? तो मोकामा में किऊल हरोहर
रिवर बेसिन। नेक्स्ट है सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन, जिसको मगध प्लेन या मगध का मैदान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। क्लियर, देखने में ये त्रिकोणीय शेप का लगेगा। क्लियर है, और गंगा नदी जो है ये इस मैदान का नेचुरल बाउंड्री बनाता है। इस क्षेत्र में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, पटना और नालंदा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स शामिल हैं। शाहबाद प्लेन की बात करें तो इसमें बेसिकली दक्षिणी पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि बक्सर, भोजपुर और कैमूर। शाहबाद मैदान के उत्तर में गंगा नदी है, जबकि दक्षिण में कैमूर की पठारी, पूरब में सोन नदी है, वहीं पश्चिम में कर्मनासा नदी ने इसे घेर रखा है। फिर आते हैं सदर्न प्लेटू रीजन, यानी दक्षिणी पठारी क्षेत्र का जो एरिया हो गया, जो कि कवर करता है बिहार का दक्षिणी भाग और झारखंड का छोटा नागपुर पठार। ये बेसिकली बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में फैला हुआ है, और इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, कैमूर की पठार और दूसरा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, और ये जो है हार्ड रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट, ठीक है, इससे बने हुए रहते हैं। बहुत सारे कॉनिकल हिल्स पाए जाते हैं इस दक्षिणी पठार वाले रीजन में, जो कि बैथोलिथ, क्या होता है बैथोलिथ? ये एक तरह का रॉक का टाइप है। ठीक है, जो कि कैसे बनता है? जब आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में मैग्मा के ठंडे होने के कारण बनता है, तो इस तरह के जो रॉक्स होते हैं उसको बैथोलिथ रॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर इसको हिंदी में समझें तो बेसिकली पृथ्वी का जो अंदरूनी पार्ट है, ठीक है, उसमें पिघले हुए पाषाणों का वो एक तरह का रिजर्व है। कभी कभार क्या होता है कि जो हीट होता है, टेम्परेचर होता है, तो ताप और ऊर्जा और हाई प्रेशर के कारण जो मैग्मा है, यानी जो पिघला हुआ पदार्थ है, मोल्टेन मास है, ठीक है, वो पृथ्वी की पपड़ी फाड़कर दरारों के मार्ग से बाहर निकल आता है। ठीक है, मतलब अर्थ सरफेस का जो क्रस्ट लेयर होता है उसको फाड़कर वो क्या होता है, दरारों के माध्यम से वो बाहर निकल आता है। तो इस तरह के जो क्रैक्स होते हैं, दरार होते हैं, उसमें जो जमे मैग्मा होता है, ठीक है, इनको इंट्रूसिव कहते हैं, जिनका आकार जो है गहराई के साथ साथ बढ़ता ही चला जाता है, और कभी कभार तो इनके बेसिस यानी आधार का पता ही नहीं चल पाता। तो इस तरह के रॉक स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, उसको बैथोलिथ्स कहते हैं। क्लियर हो गया? इन्हीं बैथोलिथ्स का एग्जाम्पल है रामशिला हिल्स, जेठियन हिल्स, प्रेतशील हिल्स। क्लियर? अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखो कि बिहार का जो प्लेन है वो दुनिया का सबसे ज्यादा उपजाऊ, मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, जो कि गंगा, कोसी और गंडक नदियों से मिलकर ये मैदान बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन बिहार। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव के संरक्षण के लिए ये जो सेंचुरीज होते हैं, अभयारण्य, ठीक है, उसकी लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, ये इकलौता नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है पूरे बिहार में, जो कि प्रेजेंट है बेतिया में। ठीक है, वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है। क्लियर हो गया? और वाल्मीकि नेशनल पार्क होने के साथ साथ
यह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। ये भी बेतिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि गया में है। इसको याद रखना तो बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ बिहार का जो पवित्र जगह है वो एकमात्र गया है, ठीक है। फिर है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मुंगेर में है। अब देखो कैसे याद रखना है इसको। भीम जो थे महाभारत के एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल कैरेक्टर थे, है कि नहीं, पात्र थे। तो वो शक्तिशाली कैसे बने? जब उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेना शुरू किया, ठीक है, और फाइबर जैसे अंकुरित मूंग हो गया, ये सब खाना बंद कर दिया, ठीक है। तो ये ट्रिक के लिए बस एक भूमिका हम बांध रहे थे। तो कैसे याद रखोगे कि भीम ने मूंग खाना बंद कर दिया, ठीक है। भीम ने मूंग खाना बंद कर दिया। मूंग से हो गया मुंगेर, बंद भीम प्लस बंद, भीम बंद। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ है? वेस्ट चंपारण, ठीक है। अभी देखो हम लोग को वेस्ट चंपारण से 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल चुका है। एक वाल्मीकि थे और दूसरा उदयपुर आ गया, ठीक है। ऋषि वाल्मीकि का नाम सुना है? पता है ऋषि वाल्मीकि जो है वो सूर्य उदय से पहले ही वेस्ट में जाकर चंपा का फूल तोड़ लाते थे ताकि सवेरे सवेरे वो पूजा पाठ कर सकें। क्लियर हो गया। ऋषि वाल्मीकि, वाल्मीकि से हो गया वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सूर्य उदय, ठीक है, तो यहाँ पे उदय से हो गया उदयपुर, से पहले ही वेस्ट में जाकर, ठीक है, चंपा का फूल तोड़ लाते थे, तो वेस्ट प्लस चंपा का फूल, ठीक है, तो वेस्ट चंपारण। नेक्स्ट कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ है? कैमूर और रोहतास में। इसको याद करना तो बेहद आसान है क्योंकि कैमूर डिस्ट्रिक्ट के बगल में सटा हुआ है रोहतास, ठीक है। तो इसका तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम ही इस जिला के नाम पर है। नेक्स्ट है राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि नालंदा में है। ये भी बहुत आसान है क्योंकि नालंदा डिस्ट्रिक्ट का फेमस जगह है राजगीर। क्लियर हो गया, याद रहेगा। नेक्स्ट है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जो कि भागलपुर में है। ये तो आए दिन करंट अफेयर में आते रहता है, ठीक है, कि गंगा का जो डॉल्फिन है वो भागलपुर में, ठीक है, देखा गया है। उसमें बहुत सारे रिसर्चेस भी हो रहे हैं। अब तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन गया है पटना में, जो कि एशिया का सबसे पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट है राजौली नवादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जो कि नवादा में है। अब ये कोई जगह का नाम है राजौली, जो कि नवादा में है। ये तो याद रखना होगा, ठीक, कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है राजौली, जहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है, राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर? तो नवादा। एक और यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि बर्ड सैंक्चुरीज के बारे में। पक्षियों के संरक्षण के लिए जो है बर्ड सैंक्चुरीज बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखो कुशेश्वर स्थान बर्ड सैंक्चुरी, जो कि मिथिला दरभंगा में है। ये एक बहुत ही पवित्र जगह भी है, ठीक है। यहाँ पर शिव भगवान की पूजा होती है। बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, कुशेश्वर स्थान। और उसी स्थान पर जो है यहाँ पक्षी अभयारण्य बना है मिथिला दरभंगा में। नेक्स्ट है बरेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जो कि वैशाली में है। क्लियर, इसको याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। ब से बरेला और ब से वैशाली, ठीक है। नेक्स्ट नागी डैम बर्ड सेंचुरी, जो कि जमुई में है। और एक नाकटी डैम बर्ड सेंचुरी, जो भी जमुई में है। तो एन से जो शुरू हो रहा है, नागी हो या नाकटी हो, ठीक है, तो ये दोनों ही जो है वो जमुई में है। जैसे
रेडियो जॉकी के लिए हम लोग आरजे बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, वैसे ही याद रखो कि आरजे अब एनजे बन गया है। ठीक है, तो एन से नागी, जे से जमुई, एन से नागटी और जे से जमुई। ठीक है, नेक्स्ट है कंवर झील बर्ड सेंचुरी, ये बेगूसराय में है। ठीक है, 21 जुलाई 2020 को कांवर झील जो बेगूसराय में है उसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया गया है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखने वाला यह आर्द्र भूमि कहलाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये पक्षियों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण बर्ड सेंचुरी तो है ही। ठीक है, कैसे याद रखोगे? बैजनाथ धाम लोग जाते हैं, ठीक है, बाबा धाम, तो वहाँ पे कांवड़ ले जाते हैं, देखे हो ना? तो इसी पे हम लोग याद करेंगे कि जो कांवड़िए सब है, ये कांवड़िए लोग जो है वो सराय के पास अपना बैग छोड़ जाते हैं ताकि जल भर सके। ठीक है, कांवड़ सराय के पास अपना बैग छोड़ जाते हैं ताकि आसानी से जल भर सके। ठीक है, तो कांवड़ और बैग और सराय से वो जगह बेगूसराय। क्लियर? यहाँ पे एक करंट अफेयर था, ठीक है, जो कि अब पुराना हो चुका है। 2021 में कलरव, जो कि बिहार का पहला पक्षी महोत्सव था, ठीक है, उसे नागी नागटी बर्ड सेंचुरी में मनाया गया था। ठीक है, क्योंकि जमुई जिला में जो है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स का अराइवल हुआ था। ठीक है, वो लोग दूर देश प्रदेश से जो है यहाँ पर नागी नागटी बर्ड सेंचुरी में आए थे, तो इसीलिए जो है उसी खुशी में जो है बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव महोत्सव मनाया गया था। क्लियर है? और ये बेसिकली पक्षियों के संरक्षण के संदर्भ में इस तरह का महोत्सव मनाया जाता है और लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो जो है चिड़ियों को बचाएं, उनका संरक्षण करें। ठीक है, उनसे प्यार करें। ठीक है, वेटलैंड्स जो होता है वो आर्द्र भूमि होता है, ठीक है, जो कि काफी सहायक होती है फ्लड्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट, इन सभी आपदाओं को रोकने के लिए। ठीक है, अभी इंडिया में प्रेजेंटली 85 वेटलैंड्स मौजूद हैं, जिनमें से एक वेटलैंड कांवर झील वो बिहार में है। ठीक है, और ये जो 85 वेटलैंड्स हैं ये सभी रामसर कन्वेंशन द्वारा अप्रूव्ड है, यानी रामसर साइट्स वेटलैंड्स हैं। रामसर बेसिकली एक जगह है, एक शहर है ईरान का, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय संधि साइन हुआ था वेटलैंड से रिलेटेड 2 फरवरी 1971 को, जिसके कारण हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये देखो, अभी जो भी हम लोगों ने नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज पढ़ा उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो है इस बिहार मैप पे किया गया है। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वैशाली में बरैला झील सलीम अली जुबान साहनी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ है ये? तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। फिर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पंत वन्य प्राणी सेंचुरी, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देख रहे हो, भीमबंध, विक्रमशिला, नागी बर्ड सेंचुरी, गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी, कैमूर सेंचुरी, क्लियर है, नागटी डैम बर्ड सेंचुरी। अब देखते हैं बिहार की जलवायु। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ बिहार। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अनुसार बिहार का जो क्लाइमेट है
बिहार का जो क्लाइमेट है वो मेनली फॉल करता है अंडर सब ट्रॉपिकल मानसून, माइल्ड एंड ड्राई विंटर एंड हॉट समर क्लाइमेट, यानी उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के टाइप यहाँ का जलवायु है। ठीक है, जिसको कॉपेंस वर्गीकरण की भाषा में CWA से डिनोट किया जाता है। ठीक है, BPSC PYQ में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि बताइए कॉपेन वर्गीकरण के हिसाब से बिहार का जलवायु किस कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा CWA, दैट इज सब ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट, जो कि माइल्ड ड्राई विंटर और हॉट समर के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करता है। अब इस तरह का जो जलवायु है ना वो काफी दुर्लभ जलवायु क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि ये जो है आर्द्र और शुष्क जलवायु के बीच की मध्यवर्ती जलवायु है। ठीक है, मतलब गर्मियों के मौसम में तापमान बहुत ज्यादा दर्ज किया जाता है, जबकि वहीं सर्दियों के मौसम में तापमान में भारी गिरावट आती है। ठीक है, यानी गर्म और आर्द्र ग्रीष्मकाल और हल्की सर्दियां इस जलवायु के खास बातें हैं। ठीक है, लेकिन अब ये जो CWA टाइप है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का, ये पूरे बिहार में नहीं है, क्योंकि इसका एक्सेप्शन यानी अपवाद है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, यानी दक्षिणी पूर्वी इलाका जो होता है बिहार का, वहां पे एक दूसरे तरह का जलवायु प्रेजेंट है, जिसको AW कैटेगरी में डाला गया है, दैट इज ट्रॉपिकल सवाना हॉट एंड सीजनली ड्राई। ठीक है, यानी अगर हम जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, भागलपुर, सहरसा और बेगूसराय की तरफ चले जाएं तो वहां पर हमें उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु देखने को मिलेगा, जिसमें शुष्क मौसम काफी लंबा होता है, अक्सर 3 महीने या उससे ज्यादा। उसके बाद इस जलवायु में पेड़ों से भरे घास के मैदान भी होते हैं। टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री और 30 डिग्री के बीच वेरी करता है। इस तरह के जलवायु में सबसे ज्यादा शुष्क महीना जो होता है आमतौर पर सर्दियों में देखने को मिलता है, जहां की 60 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लोकेटेड है, जहाँ की मॉनसूनल क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, 3 तरह के जलवायु मुख्य रूप से बिहार में प्रेजेंट है, विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन। ठीक है, अभी हम लोग का सर्दियों का मौसम एक तरह से आ रहा है कि नहीं। तो विंटर सीजन जो है एकदम कड़ाके की ठंड वाली जो सर्दियां होती हैं वो दिसंबर से फरवरी में होती है ना। समर सीजन जो है गर्मियों का जो सीजन है वो मार्च से लेकर मध्य जून तक होता है, और रेनी यानी बरसात का मौसम जो है वो मिड जून से नवंबर नहीं कह सकते हैं बेसिकली, क्योंकि नवंबर में तो बरसात बहुत नाक के बराबर होती है। ठीक है ना, अभी नवंबर चल रहा है, कहाँ बरसात हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बरसात का मौसम है वो बेसिकली कह सकते हो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक, क्लियर, मिड अक्टूबर तक। तो विंटर सीजन क्या होता है, सर्दियों का मौसम, जिसमें सबसे ज्यादा जो कोल्डेस्ट मंथ होता है, ठीक है, वो है जनवरी, जहाँ बिहार में सिंगल डिजिट में टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और शीतलहर, उस समय जो है शीतलहर का हवा चलता रहता है। ठीक है, जिससे कि और ज्यादा सर्दियों में कड़ाके की ठंड लगती है। सर्दियों में कभी कभार बारिश भी हो जाता है। ठीक है, और ये बारिश जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होता है। ठीक है, और ये बारिश इम्पोर्टेंट होता है, उपयोगी होता है रबी फसलों के लिए। अब इस समय का जो बारिश होता है ना, मतलब जाड़े में जो बारिश होता है वो बरसात का बारिश नहीं होता है, बल्कि वो रिट्रीटिंग मानसून होता है। मतलब मानसून एक तरह से लौट रहा होता है, मतलब नवंबर और दिसंबर के बीच में। ठीक है, तो उसी का वो बारिश होता है, और कम ही होता है बारिश, ज़्यादा नहीं होता है, 100 मिलीमीटर से भी कम होता है।
और ये जो विंटर रेन है वो बेसिकली मेडिटेरेनियन डिप्रेशन से रिलेटेड है, मतलब पश्चिमी विक्षोभ जो कभी कभार मेडिटेरेनियन समुद्र में उठता है, उसके कारण इस तरह की बारिशें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है गर्मी का मौसम। ठीक है, मार्च से लेके मध्य जून के बीच में मैक्सिमम इसमें तापमान जो है 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। ठीक है, इसी समय जो है गर्म हवाएं बहती हैं जिसको लू कहा जाता है। ठीक है, सर्दियों में क्या था, शीतलहर, और गर्मियों में क्या है, हॉट विंड्स और कॉल्ड लू। ठीक है, जिस धूल की भी आंधी आती है कभी कभी देख, ठीक है ना, 48 से 64 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो मई। ठीक है, जहाँ की हाईएस्ट टेम्परेचर दर्ज किया जाता है। ठीक है, मई के महीने में, और मई में ही जो है कभी कभार बिजली भी कड़कती है और हल्की फुल्की बारिश भी होती है, जो कि आम के लिए अच्छा है। ठीक है, मैंगो ग्रोथ के लिए अच्छा है। साउथ में तो जब इस तरह की बारिशें होती हैं मैंगो शावर्स के नाम से उसको जाना जाता है, जो कि आम के खेती के लिए, फसल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेनी सीजन, बरसात का मौसम। ठीक है, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि देखो मानसून आ गया, मानसून आ गया। तो वो कौन सा मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, जो कि मध्य जून से सितंबर के बीच में आता है। ठीक है, अराइव करता है, और जिसमें से बिहार को जो है 85% से ज़्यादा जो उसका बारिश होता है बिहार में, वो इसी साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही होता है। अगर हम बारिश की बात करें तो पूरब से पश्चिम की ओर आते आते बारिश का इंटेंसिटी घट जाता है। मतलब अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में किशनगंज जिला जो है, जो कि सबसे पूर्वी जिला है बिहार का, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो है वो मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो इंडिया लेवल पे अगर हम देखें तो जो ईस्ट में मौसिनराम जगह जो है, ठीक है, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में, ठीक है, तो वहाँ वो जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करने वाला जगह है पूरे वर्ल्ड में। केवल इंडिया लेवल पे ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होती है। ठीक है, और बिहार में हमने देखा तो जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे वैसे वैसे बारिश का इंटेंसिटी घटते जाता है। ओके, अब देखो कभी कभार बिहार में तूफान यानी साइक्लोन्स भी देखने को मिलता है। अब बिहार में तो समुद्र है नहीं, ये तो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो फिर ये तूफान जो है वो बिहार के बॉर्डर की तरफ देखने को मिलता है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल बंगाल की खाड़ी प्रेजेंट है ना वहाँ, तो उस बंगाल की खाड़ी में जब साइक्लोन आता है, तूफान आता है, तो बिहार का क्लाइमेट प्रभावित होता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा होगा, अक्सर सुना होगा कि बिन मौसम का भी बरसात हो जाता है, या कभी कभार अचानक से टेम्परेचर का अचानक से गिरावट हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि अरे बंगाल की खाड़ी में जो है एक विक्षोभ आया हुआ है। ठीक है, एक साइक्लोन आया हुआ है, जिसके कारण जो है बिहार का जलवायु प्रभावित हो रहा है। ये टेम्पोररी है, 3-4 दिन में ये खत्म हो जाएगा, तो फिर वापस से जो है यहाँ का जलवायु सामान्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है जुलाई के महीने में होता है। क्लियर। सबसे कम बारिश जो है वो अरवल जिला में देखने को मिलता है। क्लियर है। और बिहार जो है टाइफून से भी प्रभावित होता है कभी कभी, जो कि साउथ चाइना सी में ओरिजिनेट करता है। मैंने कहा था ना, जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है बिहार का, उत्तरी पूर्वी पोर्शन जो है बिहार का, उसमें मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है, करीब 190 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है। अब अक्टूबर के महीने में जो है, देखो मैक्सिमम जो रेनी सीजन है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में रहता है। ठीक है। उसके बाद अक्टूबर से जो है ये मानसून जो है वापस जाना शुरू हो जाता है, जब गंगा के मैदानों पर लो प्रेशर बनता है, तब मानसून जो है वो कमजोर पड़ने लगता है। यहाँ पर ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का बिहार में, वो हथिया नक्षत्र के कारण होता है। ठीक है। बस इतना ही याद रखना है कि कौन सा नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल है इतना ज़्यादा साइक्लोन्स के कारण
ठीक है। इतने सारे साइक्लोन्स होने के पीछे कौन सा नक्षत्र रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है हथिया नक्षत्र। क्लियर है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो बहुत ही लाभदायक होता है धान के फसल के ग्रोथ के लिए। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। गया जो है बिहार का सबसे हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस है। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा गर्म जिला गया और सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा तापमान में गिरावट गया में ही दर्ज किया जाता है। ठीक है, और एवरेज रेनफॉल की अगर हम बात करें बिहार में तो 1250 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल है, औसत वर्षा है। और अगर इंचेस में बात करें तो 40 से 60 इंच का रेंज है औसत वर्षा का बिहार में। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, दैट इज जल निकाय व्यवस्था। ठीक है, अपने बिहार की कैसा है। तो ये जो बिहार का ड्रेनेज सिस्टम है ये नॉर्थ गंगा प्लेन्स की नदियां और साउथ गंगा प्लेन्स की नदियां से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, गंगा नदी जो है वो बिहार के ड्रेनेज सिस्टम की मुख्य आधार है। ठीक है, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन बिहार। और गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि उत्तर से आकर गंगा नदी में मिल जाती है उसका ओरिजिन हिमालयज में है, जबकि जो नदियां दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है उसका ओरिजिन छोटा नागपुर का पठार, कैमूर का पठार और अमरकंटक प्लेटो है। ये देखो बिहार का मैप जिसमें कि यहाँ के रिवर्स ऑफ नॉर्थ गंगा प्लेन और रिवर्स ऑफ साउथ गंगा प्लेन को अच्छे से लोकेट किया गया है। गंगा नदी बीच से बह रही है। ठीक है, उत्तर गंगा मैदान में जो रिवर्स है वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखें तो घाघरा, जिसको सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, फिर है गंडक, फिर है बूढ़ी गंडक, फिर है बागमती। ठीक है, इसके बाद है कमला बलान। ठीक है, वो यहाँ पे डिनोट नहीं किया गया है लेकिन हम बता रहे हैं। उसके बाद कोसी, उसके बाद है महानंदा। ठीक है, साउथ में देखें साउथ गंगा प्लेन में तो कर्मनाशा, फिर है सोन, पुनपुन, फल्गु, कियूल। ठीक है, इधर अजय नाम का नदी भी है। क्लियर। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देख लेते हैं। इसका क्रम याद रखना। ठीक है, कि पश्चिम से पूरब के तरफ आते वक्त कौन कौन सी नदियां हमें सही क्रम में मिलती है। क्लियर है ना, आ सकता है सजाने के लिए। गंगा नदी की बात करें तो ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर में ओरिजिनेट करता है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड और यूपी से गुजरने के बाद बिहार के बक्सर जिला के चौसा जगह पर गंगा नदी की एंट्री होती है, जो कि एक बाउंड्री बनाता है भोजपुर और सारण के बीच में। क्लियर हो गया। गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकली, उसके बाद यूपी होते हुए बिहार में एंट्री कर गई। कहां पर, तो बक्सर जिला में जगह है चौसा, जहां पर चौसा का युद्ध भी खेला गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है, तो यहीं से गंगा नदी जो है बिहार में घुसती है और ये बाउंड्री बनाती है बिटवीन भोजपुर और सारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं घाघरा। घाघरा को ही सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तिब्बत में इसका ओरिजिन होता है, तिब्बत से निकलती है ये नदी और बिहार में सिवान जिला के पास इसका एंट्री होता है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर, रानीगंज के पास सारण में, यानी छपरा। क्लियर। तो छपरा में जो है बेसिकली गंगा नदी और घाघरा नदी का मिलन होता है। ठीक है, और ये जो घाघरा नदी है, सरयू नदी है, ये धार्मिक रूप से बहुत ही महत्व रखती है, बोथ हिंदू एज वेल एज बुद्धिस्ट के लिए। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लिए, दोनों के लिए जो है सरयू नदी एक धार्मिक महत्व रखती है। इसी को कारनाली कहा जाता है नेपाल में और सरयू कहा जाता है यूपी में। ठीक है, बिहार में हम लोग उसको घाघरा कहते हैं, यूपी में इसका नाम है सरयू और वहीं नेपाल में इसका नाम है कारनाली नदी। ठीक है, ये देख रहे हो घाघरा नदी जो है गंगा नदी से कहाँ मिल रही है, छपरा में। ठीक है, यहाँ पर सिवान में। फिर है गंडक नदी। गंडक नदी का ओरिजिन जो है
नेपाल के अन्नपूर्णा पहाड़ से होता है और ये भारत में एंट्री करती है त्रिवेणी टाउन इन नेपाल। नेपाल में त्रिवेणी शहर है, वहीं से जो है गंडक नदी का एंट्री जो है वो भारत के टेरिटरी में होता है। अब गंडक जो है बिहार में एंटर करती है वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में। ठीक है, क्लियर हो गया। निकलती कहाँ से है? गंडक नदी नेपाल के अन्नपूर्णा पहाड़ से निकली, नेपाल के त्रिवेणी टाउन होते हुए इंडिया में प्रवेश किया, फिर बिहार में प्रवेश इसका पश्चिमी चंपारण से वाल्मीकि नगर के पास होता है। ठीक है, अब पश्चिमी चंपारण से होते हुए पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली तक इसका सफर रहता है। और ये गंडक नदी फाइनली गंगा नदी में जाकर मिल जाती है पटना के पास सोनपुर नाम का जगह हाजीपुर में। आप लोग को पता होगा सोनपुर मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा एनिमल फेयर है, एशियाज बिगेस्ट एनिमल फेयर। ठीक है, कहाँ है? तो हाजीपुर में सोनपुर मेला लगता है ना, जो कि बहुत फेमस है पशुओं के मेला के लिए। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा घोड़ा का खरीद बिक्री होता है। अब गंडक नदी को जो है सप्त गंडकी और नारायणी के नाम से जाना जाता है नेपाल में। क्लियर है? गंडक नदी तो यहाँ हम लोग भारत में कहते हैं ना, नेपाल में इसका नाम दूसरा है, सप्त गंडकी और नारायणी। लेफ्ट साइड से देखें तो इसके दो सहायक नदी हैं, हरहा और भवासा, और राइट साइड से काकरा। ठीक है, तो इसके 3 सहायक नदी भी हैं। इधर दाहिने की तरफ से काकरा नदी सहायक नदी है और बाएं की तरफ से भवासा नदी और हरहा नदी। ये देखो घाघरा नदी है ना, ये देखो गंडक नदी। ठीक है, कितना ऊपर से आ रहा है और यहाँ पर हाजीपुर में आके गंगा नदी में मिल जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है ये गंडक नदी से अलग नदी है। ठीक है, दोनों नदी सेम नहीं है, वो गंडक नदी अलग थी और बूढ़ी गंडक नदी अलग है। ये जो है इसका जो ओरिजिन है वो सोमेश्वर की पहाड़ी से होता है, वेस्ट चंपारण बिहार में चौतरवा चौड़ नाम का एक जगह है। ठीक है, वहीं से पश्चिमी चंपारण में बूढ़ी गंडक निकलती है। पश्चिमी चंपारण से आगे आते हुए पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया होते हुए ये गंगा के साथ गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ पर? तो मुंगेर में मांझी एक जगह है वहां पर। ठीक है, तो सोचो कितना लंबा ये इनका सफर होता है बूढ़ी गंडक का। कहाँ? ये पश्चिमी चंपारण से शुरुआत होता है इनका, ये निकलती हैं और फाइनली गंगा में आके, मुंगेर में आके इनका गंगा के साथ मिलन होता है। ये देखो मैप में बूढ़ी गंडक, देखो कितना लंबा ये ट्रेवल कर रही है ना, और फाइनली जाके मुंगेर में इनका संगम हो रहा है गंगा नदी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है बागमती नदी। बागमती नदी का जो ओरिजिन है ये भी नेपाल के महाभारत नामक पहाड़ से इनका ओरिजिन होता है, काठमांडू के पास, और फिर बिहार में सीतामढ़ी के पास इनका एंट्री होता है और ये गंगा नदी में ज्वाइन नहीं होती है, बल्कि ये कोसी नदी में आकर मिलती है। कहाँ पर? तो बदलाघाट, पटना, माफ कीजिए बदलाघाट खगड़िया जिला में है, जहाँ पर बागमती नदी का संगम जो है कोसी के साथ होता है। ठीक है, और ये बागमती नदी जो है वो नेपाल का सबसे ज्यादा पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, इसके 2 सहायक नदी भी हैं, लाल बेकिया और लखनदेई। फिर है कमला बलान नदी, जो कि निकलती है नेपाल के महाभारत पहाड़ से ही, और ये जो है बागमती नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर? वहीं खगड़िया जिला में बदलाघाट के पास। इस बिहार के मैप में अगर देखोगे ध्यान से, इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस करा है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। कमला और बलान 2 नदी है जो कि नेपाल से निकलती है, मधुबनी के रास्ते बिहार में ये एंटर करती हैं।
दोनों नदी अलग अलग स्वतंत्र रूप से अच्छा खासा दूरी तय करने के बाद एक साथ मिल जाती है। इसी को कमला बलान नदी के नाम से जानते हैं। और फिर ये कमला बलान नदी जो है वो बागमती नदी के साथ मिल जाती है। कहाँ पर? खगड़िया में बदला घाट के पास। और फिर यहीं पर ये बागमती नदी जो है, जो कि अब अकेले नहीं रही बल्कि इसमें कमला बलान नदी का संगम हो चुका है। अब जो है ये कोसी नदी के साथ संगम करेगा यहीं खगड़िया जिला में। और फिर फाइनली जो है कोसी नदी गंगा नदी के साथ संगम होता है कुर्सेला जगह कटिहार में। क्लियर हो गया? याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। गंगा नदी में कोसी मिलता है, ठीक है। कहाँ पर? कुर्सेला कटिहार। कोसी में बागमती नदी मिलती है, बदला घाट खगड़िया। बागमती नदी में कमला बलान नदी मिलती है यहीं पर खगड़िया में। कोसी नदी को देखें तो इसका ओरिजिन नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे होता है। गोसाईनाथ पर्वत चोटी से कोसी नदी निकलती है। कोसी को सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है नेपाल में, क्योंकि इसमें 7 नदियां आके मिल जाती हैं, ठीक है। तो नेपाल की 7 नदियां आकर कोसी में मिलती है, इसीलिए इसको सप्त कोसी के नाम से जानते हैं नेपाल में, ठीक है। और बिहार में तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है मैंने बताया था। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। दामोदर रिवर इज द सॉरो ऑफ बंगाल। फिर है महानंदा नदी। ये ओरिजिनेट करता है हिमालयज में। दार्जिलिंग से निकलकर ये पूर्णिया किशनगंज से होते हुए बंगाल के थ्रू फ्लो करता है और फिर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है बांग्लादेश में गोदावरी घाट पर। अब आते हैं रिवर्स ऑफ साउथ गंगा प्लेन, दक्षिणी गंगा मैदान के नदियों के बारे में देखते हैं। पहला है सोन नदी। ये ओरिजिनेट करता है अमरकंटक से। अमरकंटक के मैकाल पहाड़ी से इसका ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश में। और ये कैमूर होते हुए बिहार में एंट्री करता है और गंगा नदी के साथ सोन नदी का मिलन दानापुर के पास एक जगह है मनेर, वहां पर हो जाता है। सोन नदी के 2 सहायक नदी हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, रिहांद और नॉर्थ कोयल। अभी 1-2 साल पहले जो है नॉर्थ कोयल नदी कुछ ज्यादा ही चर्चा में थी करंट अफेयर्स में, ठीक है। अच्छा, सहायक नदी से याद आया कि कमला बलान और बागमती ये तीनों जो है कोसी नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। मतलब दाहिने साइड से आकर कोसी नदी में मिलती हैं, ठीक है। अब देखते हैं पुनपुन नदी के बारे में। पुनपुन नदी जो है ये निकलती है पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड से। और पुनपुन नदी गंगा नदी के साथ ज्वाइन करती है फतुहा में। ये बीपीएससी का PYQ है, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए कि पुनपुन नदी जो है वो गंगा नदी को किस जगह पे ज्वाइन करती है, ठीक है। 5 ऑप्शन थे, उसमें सही ऑप्शन है फतुहा। क्लियर है? पुनपुन नदी बिहार में एंट्री मारती है गया जिला की तरफ से और फाइनली औरंगाबाद अरवल होते हुए जो है पटना के पास फतुहा में गंगा नदी के साथ संगम कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है वो, अच्छा एक और बात पुनपुन नदी के बारे में कि गर्मियों के महीना में ये जो है नदी ऑलमोस्ट सूखी भी रहती है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जो साउथ बिहार की नदियां हैं वो रेनफेड रिवर्स हैं, मतलब बारिशों पे निर्भर रहती है नदियां। बारिश होंगी तो इसमें पानी भरा रहेगा, नहीं तो ये नदियां सूखी सूखी सी लगती है, ठीक है। तो पुनपुन नदी भी वैसे ही सूखी सूखी सी लगती है। उसके बाद हम जो फल्गु नदी की बात कर रहे हैं, फल्गु नदी जो कि सबसे ज्यादा पवित्र नदी मानी जाती है हिंदुइज्म के लिए एज वेल एज बौद्ध धर्म के लिए, क्योंकि फल्गु नदी के तट पर ही जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जो है एक विष्णु भगवान का मंदिर भी है, विष्णुपद मंदिर, ठीक है। फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है और फल्गु नदी जो है
वो दो अलग अलग नदी, लीलाजन नदी और मोहना नदी के मिलने से बनी हुई है। बरसात के मौसम में लीलाजन और मोहना के कारण काफी ज्यादा बाढ़ आ जाती है। किउल नदी जो है वो झारखंड के गिरिडीह जिला में ओरिजिनेट करता है और गंगा नदी की सहायक नदी है किउल नदी। किउल नदी की भी दो सहायक नदी है, मदार नदी और मोरहार नदी। ठीक है, अब किउल नदी अपने आप में ही बहुत ही छोटी नदी है, तो इसका अभी कोई सहायक नदी होगा ये बात सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए ये याद रखना कि इसकी भी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, मदार नदी और मोरहार सहायक नदी। ठीक है, अब है कर्मनाशा नदी। ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी को ये ज्वाइन करती है चौसा के पास। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये बीपीएससी में पूछा भी हुआ है। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि कौन सा नदी जो है वो बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है। तो ये कर्मनाशा नदी ही है जो कि बॉर्डर बनाती है बिटवीन बिहार एंड यूपी, जो कि ओरिजिनेट करता है कहाँ से, कैमूर से और गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो चौसा, बक्सर। तो नेक्स्ट है अजय रिवर। अजय रिवर जो है वो ओरिजिनेट करता है मुंगेर से। ठीक है, और ये झारखंड से होते हुए बंगाल में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जो भी अभी हम लोगों ने बिहार की नदियां देखा वो सभी को एक नजर समराइज के रूप में देख लेते हैं इस टेबल चार्ट से। पहला है गंगा नदी, ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलता है। ठीक है, बिहार में गंगा नदी का लेंथ 445 किलोमीटर है। कैचमेंट एरिया जो है गंगा नदी का बिहार में 15,205 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और किसी का भी कैचमेंट एरिया याद नहीं रखना है। ठीक है, बस गंगा नदी का और उसके बाद एक कोसी नदी का याद रखना। ठीक है, टॉप 3 तो गंगा नदी का सबसे ज्यादा है, उसके बाद कोसी नदी का है। ठीक है, सोन नदी का जो कैचमेंट एरिया है 15,820, ये बिहार और झारखंड मिला करके है, जबकि गंगा नदी का जो मैंने बताया 15,205 हो गया है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ये केवल बिहार में है। ठीक है, और उसके बाद है कोसी नदी का 11,410 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर हो गया। गंगा नदी बिहार में एंटर करता है कहाँ से, बक्सर के पास। फिर दूसरा है गंडक नदी। गंडक नदी का ओरिजिन नेपाल और तिब्बत से होता है, बताया था मैंने। हो सकता है जगह का नाम दे दे, मंगा मतन कुटंग, तो बस जगह का नाम ध्यान रखना कि ये दोनों नाम का जगह है नेपाल और तिब्बत में, जहां से गंडक का ओरिजिन होता है। और बिहार में जो है त्रिवेणी नाम के जगह से गंडक नदी की एंट्री होती है और फिर बाद में गंगा नदी में ये मिल जाता है हाजीपुर में जाकर। ठीक है, याद रखने के लिए ऐसे याद रख लो कि गेंडा देखना है तो सोनपुर चले जाओ। ठीक है, सोनपुर कहाँ है, हाजीपुर में, तो याद रहेगा कि यहाँ पर जो है गंगा में तुम्हें गेंडा देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ से निकलती है। ठीक है, और चंपारण से बिहार में एंट्री करती है और फिर मुंगेर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, वो बूढ़ी को देखो मूंग खाकर गंगा नहाने गई है। ठीक है, ये बस ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है, तो मतलब कौन सी नदी गंगा में जो है कहाँ पे मिलती है, इसको याद करने का ट्रिक है। ठीक है, जिस तरह से हमने देखा था कि गेंडा को देखना है तो हाजीपुर जाओ, गंगा के नदी में वहां पर गेंडा देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है घाघरा। घाघरा निकलती कहाँ से है, नामपद नेपाल से। ठीक है, और सारण से बिहार में एंट्री करती है और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, तो घाघरा में बड़ा बड़ा छाप है। ठीक है, घाघरा में बड़ा बड़ा छाप है। नेक्स्ट है बागमती। बागमती नदी महाभारत पहाड़ नेपाल से निकलती है, सीतामढ़ी से इसका बिहार में एंट्री होता है और कोसी में जाके मिल जाती है। कमला बलान
महाभारत रेंज से निकलती है नेपाल से और ये बागमती नदी में मिल जाती है। तो कैसे याद रखोगे? कमला बाला गई बाग, जहां पर रानी बागमती कोसी में नहा रही थी। ठीक है, तो ये एक ट्रिक से याद रखना कि कमला नाम की कोई लड़की है, बाला है। ठीक है, तो कमला बाला गई बाग में, ठीक है, गार्डन में, जहां पर रानी बागमती थी वो कोसी में नहा रही थी। क्लियर हो गया ना? कमला बलान मिलता है बागमती में और बागमती मिलती है कोसी में। नेक्स्ट है महानंदा। ये नेपाल से ही महाभारत माउंटेन से निकलती है और गंगा में जाके मिल जाती है कटिहार में। बिहार में इसका एंट्री पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मनाशा, विंध्याचल रेंज से निकलती है। ठीक है, साउथ में, दक्षिण में विंध्याचल माउंटेन से निकलती है और गंगा में जाके छावा के पास मिल जाती है और ये जो है यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो अगर किसी को अपना कर्म नाश करना है तो वो यूपी और बिहार के बॉर्डर पे चले जाएं। ठीक है, तो उसका कर्म नाश हो जाएगा। जस्ट एज अ ट्रिक टू लर्न, नथिंग एल्स। ठीक है, बस याद करने के लिए बना दिए हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, नेक्स्ट है सोन। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में और ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है पटना में। नेक्स्ट है फल्गु नदी। ये झारखंड के उत्तर में छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बाद में गंगा नदी में मिल जाती है। फिर पुनपुन नदी, ये जो है कहाँ से निकलती है? झारखंड के ही पलामू डिस्ट्रिक्ट के चौराहा पहाड़ी से और गंगा नदी में मिलती है फतुहा में। एक और चीज याद रखना कि फतुहा में जो है स्कूटर की फैक्ट्री है, स्कूटर बनाने की, उसके लिए फतुहा फेमस है। अब देखो सोन नदी का यहाँ ट्रिक क्या हो सकता है कि पटना का सन यानी पटना का बेटा क्लियर, पटना का सन जो गंगा नदी में डूब गया वो अमर रहे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है पुनपुन का ट्रिक। कोई भी इंसान फट्टू नहीं होता, पुनः प्रयास करने से सब कुछ संभव है। ठीक है, फट्टू से फतुआ और पुनः से पुनपुन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, हॉट स्प्रिंग, वाटरफॉल और लेक्स के बारे में। ठीक है, झील, झरना और गर्म कुंड। गर्म कुंड की बात करें तो अपने बिहार में जो है दो ही जगह ऐसा है जो गर्म कुंड के लिए फेमस है, एक तो राजगीर और दूसरा मुंगेर। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ जो लिस्ट दे रखा है 5 ऐसे कुंड हैं जो कि गर्म कुंड है, राजगीर में सिचुएटेड है, जिसमें से ब्रह्म कुंड जो है वो सबसे हॉटेस्ट हॉट स्प्रिंग माना जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म कुंड है ब्रह्म कुंड राजगीर में। ठीक है, इसके अलावा सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, ये सभी यही है। मुंगेर की बात करें तो ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड और गौमुख कुंड। ठीक है, ये सब मुंगेर में सिचुएटेड है। अब पानी जो होता है इन गर्म कुंड में वो 30 डिग्री से लेके 70 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है सालों भर। और ये जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, गर्म कुंड होते हैं, वो मुख्य रूप से किस तरह की चट्टाने में पाई जाती हैं? तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। ठीक है, बिहार में कुछ झरना को देख लें तो सबसे प्रमुख झरना है ककोलत। ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है अपने बिहार का और ये नवादा में सिचुएटेड है। इसकी ऊंचाई करीब 160 फीट है। ठीक है, इसके बारे में एक हिस्टोरिकल कहानी भी है, माइथोलॉजिकल, ठीक है, कहानी है कि त्रेता युग की बात है जब एक राजा को श्राप मिला था कि वो अजगर बन जाए। ठीक है, पाइथन स्नेक, और इन्हीं झरनों के आसपास बसा रहे। ठीक है, जब पांडव आए अपने वनवास पीरियड के समय तो ये जो राजा था उसे इस श्राप से मुक्ति मिल गई और वो अजगर सांप से वापस राजा के फॉर्म में
बदल गया। और उसके बाद ही इस राजा ने ये घोषणा की कि कोई भी इंसान जो यहाँ ककोलत के वाटरफॉल में नहाएगा वो कभी भी उसका पुनर्जन्म जो है वो सांप के रूप में नहीं होगा। ठीक है, तो ये जस्ट एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, इसमें कितनी सच्चाई है इसका तो नहीं पता, लेकिन चूंकि ककोलत वाटरफॉल के बारे में अपने सिलेबस में पढ़ना है तो इसलिए इससे जुड़ी कहानी जो है वो थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है करकट वाटरफॉल। ठीक है, ये जो है कैमूर जिला में कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है ये झरना, और ये भी बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है करकट वाटरफॉल, जहाँ पर बोटिंग और स्विमिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ठीक है, और यहीं करकट वाटरफॉल के पास ही जो है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा हुआ है, तेलहर वाटरफॉल किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है? तो ये भी कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है तेलहर झरना। ठीक है, जो कि रोहतास के पठार पे स्थित है और काफी नजदीक है दुर्गावती नदी जो कि भभुआ में है, उससे ये जो तेलहर वाटरफॉल है वो काफी उसके डिस्टेंस में नजदीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तेलहर वाटरफॉल के पास एक डैम भी है। हो सकता है आगे आने वाली बीपीएससी में 17वीं में ये पूछ ले कि बताइए कि करमचट डैम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? तो ये जो है वो तेलहर वाटरफॉल पे ही प्रेजेंट है, जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मंझार कुंड, धुआं कुंड और टूटला कुंड। कुंड के नाम से इसे हॉट स्प्रिंग नहीं समझ लेना। ठीक है, ये कोई गर्म कुंड का ये नहीं है, झील नहीं है, बल्कि ये सब नाम है झरना के, वाटरफॉल के, और ये तीनों की तीनों ही जो है वो रोहतास जिला के सासाराम में प्रेजेंट है। क्लियर है, और इससे जो है बिजली उत्पन्न किया जाता है करीब 50 से 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, और हर साल जो है रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे यहाँ पर मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, मंझार कुंड और धुआं कुंड झरना के प्रेमिसेस में। ठीक है, अब आ जाते हैं झील पर। ठीक है, बिहार में बहुत सुंदर सुंदर झील है। सबसे पहला है कांवड़ झील। कांवड़ झील जो है बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ये एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ये बीपीएससी पीवाईक्यू है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी हो सकता है रिपीट कर दे। क्लियर है, और ये झील जो है इतना फेमस इसलिए है क्योंकि ये एक बर्ड सैंक्चुरी है, जो कि बहुत ही फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के विजिट के कारण। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रदेश से चिड़ियों का आगमन होता है, और यहीं पर जो है ये कांवड़ झील के पास ये चिड़िया अपना कलरव करते हैं। ठीक है, जिसके कारण टूरिस्ट जो है काफी भारी मात्रा में यहाँ पे जो है पहुंचकर इसका आनंद उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुचलिंदा लेक। ये बोधगया में प्रेजेंट है। ये झील बहुत ही फेमस है, बहुत ही पवित्र झील इसको माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर जो है झील के बीचों बीच मेडिटेशन किया था, ध्यान लगाया था, और एक तूफान के समय भगवान बुद्ध को नाग देवता ने सुरक्षा दिया था। ठीक है, तो उसी के याद में जो है यहाँ पर एक स्टैचू भी है, मेडिटेशन करते हुए भगवान बुद्ध का स्टैचू झील के मध्य में प्रेजेंट है। बहुत ही खूबसूरत झील है ये। ठीक है, जहाँ पर ये जो भगवान बुद्ध का स्टैचू है उसमें दिखाया गया है कि भगवान बुद्ध अपना ध्यान में मग्न है, और पीछे से नाग देवता ने उन्हें सुरक्षा कवर किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है घोड़ा कटोरा झील। ये नालंदा जिला के राजगीर में लोकेटेड है। विश्व शांति स्तूप, वर्ल्ड पीस पैगोडा के नजदीकी एरिया में ये झील लोकेटेड है। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान लेक, जो कि कुशेश्वर नाम का जगह जो कि दरभंगा में है वहाँ पर लोकेटेड है, और इसको जो है 1972 में पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी के रूप में घोषणा किया गया था। और ये बहुत फेमस झील है, जहाँ पर ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, खासकर साइबेरियन क्रेन और पेलेशिया डैमेशिया, इनका विजिट होता है सर्दियों के मौसम में कुशेश्वर स्थान झील में। नेक्स्ट है जगतपुर झील।
ये लोकेटेड है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर भी चिड़ियों का कंजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोगाबिल झील, जो कि एक आर्द्रभूमि है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। यहाँ पे करीब 300 माइग्रेटरी बर्ड्स पहुँचते हैं हर साल बरसात मौसम में और सर्दियों के मौसम में साइबेरियन क्षेत्र से और कैस्पियन समुद्र से। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि कैस्पियन सी जो है क्या वास्तविक में ये समुद्र है या एक झील है। तो याद रखना, इसके नाम में भले सी लगा हुआ है लेकिन ये वास्तविक में झील है, ठीक है, लेक है। कैस्पियन सी इज नॉट अ सी, रादर इट इज अ लेक, राइट। क्लियर है? तो मैंने भी गलती से इसको समुद्र बोल दिया, वास्तविक में क्या है, झील है। नेक्स्ट है अनुपम लेक। अनुपम लेक कहाँ प्रेजेंट है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, भभुआ के पास। नेक्स्ट सागर झील बेतिया, पश्चिमी चंपारण में। ये जो है सबसे पुराना झील है अपने बिहार का, जिसको महारानी जानकी कुंवर ने बनवाया था। फिर है हराही लेक, हराही झील, ठीक है, ये भी दरभंगा में प्रेजेंट है। एक और कौन सा था दरभंगा में? कुशेश्वर स्थान लेक, ठीक है। और 2 और झील जो है यहीं पे एक लाइन से सिचुएटेड है, वो है गंगा सागर झील और दिघी झील, ठीक है। तो हराही, गंगा सागर झील और दिघी झील, ये तीनों एक लाइन से दरभंगा में सिचुएटेड है। और इसके अलावा एक कुशेश्वर स्थान झील भी दरभंगा में ही लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है बरैला झील। अब ये झील जो है बरैला गांव के पास लोकेटेड है, जो कि वैशाली जिला में प्रेजेंट है। इसी को बरैला झील के नाम से जाना जाता है, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है सलीम अली जुबा साहनी बर्ड सैंक्चुरी प्रेजेंट है। याद आया वो जो पक्षी अभयारण्य था जो हम लोगों ने देखा था वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वो इसी बरैला झील के पास लोकेटेड है, ठीक है। बिहार जो है चौथा राज्य बन गया है जिसके पास अपना बर्ड टैगिंग स्टेशन है, यानी बर्ड रिंगिंग स्टेशन है, आफ्टर तमिलनाडु, राजस्थान एंड उड़ीसा। दरअसल क्या हुआ था कि जब COP13 हुआ था, ठीक है, उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स के चर्चा के विषय में जब डिस्कशन हो रहा था गांधीनगर गुजरात में, तब एक संधि साइन किया गया, पैक्ट साइन किया गया बिहार सरकार और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच, जिस एग्रीमेंट के फलस्वरूप जो है ये बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में खोला गया, ठीक है, बिहार में। अब ये जो बर्ड रिंगिंग स्टेशन होता है ये प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि लोकल भाषा में जो है इन झीलों को ताल, चौर और मान के नाम से जाना जाता है अपने बिहार में। आते हैं अपने कल के मिनरल्स वाले सेक्शन पे, जिसका ट्रिक्स बचा हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे हम आसानी से याद रखें। तो पहला है मैग्नीज। मैग्नीज जो कि एक मेटालिक मिनरल है, ठीक है। ये मुख्य रूप से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार में मिलता है, दैट इज दक्षिणी पूर्वी जिलों में इसका पर्याप्त भंडार है। अपने दक्षिणी पूर्वी जिलों में आ गया नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और मुंगेर। तो कैसे याद रखोगे? नवादा का ना, जमुई का जा, बांका का बा, भागलपुर का भाग और मुंगेर को मुंगेर। इसी से हम लोग अपना ट्रिक बनाएंगे। न, जा, बा, भाग के मुंगेर, ठीक है। दादी को बहुत जगह बा कहा जाता है, ठीक है। तो बा जो है वो रूठ गई हैं और वो रूस के जो है मुंगेर जा रही हैं अपने मायके, ठीक है। तो न, जा, बा, भाग के मुंगेर, ऐसे उनके फैमिली वाले बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोहतास। रोहतास में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं।
कुछ मेटालिक, कुछ नॉन मेटालिक और बहुत सारे वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। लाइमस्टोन, बॉक्साइट, लेड, पायराइट, जिंक, हिमेटाइट आयरन। ठीक है, पायराइट भी आयरन सल्फाइड को ही कहते हैं, जिसको कॉमनली फूल्स गोल्ड, मैंने बताया था, मूर्खों का सोना कहा जाता है। और रोहतास में ही मंझार कुंड, धुआं कुंड और टूटला कुंड नामक वाटरफॉल्स प्रेजेंट है, अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो एक छोटी सी कहानी से। रोहतास को हम लोग रोहित से याद रखेंगे। ठीक है, कोई रोहित नाम का लड़का है, वो बेचारा मझधार में फंसा हुआ है, उसके चारों तरफ धुआं ही धुआं है। ऐसा क्या हुआ? दरअसल उसके पास एक लो क्वालिटी का लोहा था और जस्ता से बना एक हथियार था, लेकिन जैसे ही उसने अपने इस लो क्वालिटी लोहा और जस्ते से बने हथियार से चूना पत्थर को तोड़ने का कोशिश किया कि उस पत्थर में से एक लेड बॉक्स निकला, दैट इज एक शीशा का बॉक्स निकला। उसे लगा कि इसमें सोना भरा हुआ है, लेकिन जब उसने उसे खोला तो उसे पता चला कि ये और कुछ नहीं बल्कि ये तो पायराइट है, दैट इज मूर्खों का सोना। मतलब वो बेचारा मूर्ख बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखना। क्लियर है? नेक्स्ट है मुंगेर। मुंगेर में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? तो लाइमस्टोन, बॉक्साइट, फेल्डस्पार, जिसको स्टीएटाइट भी कहते हैं, मोनाजाइट, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट, चाइना क्ले, ये सभी मुंगेर में मिनरल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो एक लड़की है मोना, ठीक है, बहुत हाईफाई घराने की है। ठीक है, उसका जो घर है वो बहुत ही शानदार है। उसके घर का जो छत है, रूफिंग है, फ्लोरिंग है उसका, ठीक है, वो सभी क्वार्जाइट मेटल से डेकोरेटेड है। वो क्वार्ज की घड़ी पहनती है, गर्म कुंड में नहाने जाती है, उसके बाद टैल्कम पाउडर लगाती है, फील्ड में बैठकर लाइम जूस पीती है और चीनी मिट्टी के बॉक्स में मूंग खाती है। क्लियर हो गया? मोना से मोनाजाइट, क्वार्जाइट का डेकोरेशन है, क्वार्ज की घड़ी, ठीक है, टैल्कम पाउडर से टैल्क, गर्म कुंड में नहाती है यानी हॉट स्प्रिंग्स, फील्ड में बैठकर यानी फेल्डस्पार, लाइम जूस यानी लाइमस्टोन, चीनी मिट्टी यानी चाइना क्ले के बॉक्स में यानी बॉक्साइट में मूंग यानी मुंगेर। क्लियर हो गया? और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि बूढ़ी गंडक और गंगा का संगम जो है वो मुंगेर में ही होता है। हमने बताया था कि बूढ़ी अम्मा जो है वो गंगा नहाने मूंग खाकर जाती है। ठीक है, अब आ जाओ जमुई डिस्ट्रिक्ट पे। जमुई डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड, फेल्डस्पार, मैग्नेटाइट आयरन, क्वार्ज, माइका, ये सब पाया जाता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? जमुई को याद करेंगे जाम से, ठीक है, ट्रैफिक जाम होता है ना। माइका को याद करेंगे मीका सिंह से, जो सिंगर है मीका सिंह, उससे। सुना है नवादा में मीका सिंह आए हैं, उनके कारण पूरा रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया है। क्या मस्त पर्सनालिटी है वो, हमेशा गोल्ड की ज्वेलरी और क्वार्ज की घड़ी पहने रहते हैं। हम तो जा रहे हैं उनका शो अटेंड करने, तुम यही फील्ड में पड़े रहो, अपने मैग्नेट और आयरन के साथ लगे रहो, तो हम चलते हैं। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। बांका, लेड, जिंक और कोल। ठीक है, कैसे याद रखोगे? बीसीजी का नाम सुना है? बीसीजी वैक्सीन जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसी से हम लोग याद रखेंगे इसको कि आजकल वैक्सीनेशन में बीसीजी लीड कर रहा है। बी फॉर बांका, सी फॉर कोल, जी से जिंक और लीड से लेड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गया। पता है मोना का मायका गया है।
बड़ा ही खतरनाक मायका है। वैसे तो गया यूरेनियम के लिए फेमस है, लेकिन सुना है वहाँ पुरुषों की मूछ मैग्नेट आयरन से फील्ड में बिठाकर काट दी जाती है। ठीक है, तो बस याद रखने के लिए कि मोनाजाइट हो गया, ठीक है, मोना, उसके बाद यूरेनियम, गया, माइका से माइका, ठीक है, फील्ड हो गया, फेल्डस्पार, मैग्नेट की आयरन या मैग्नेटाइट आयरन हो गया, और मूछ से हो गया मुछलिंदा लेक। ठीक है, फिर है भागलपुर। अब यहाँ पर मिट्टी वाला चीज फेमस है, ठीक है, चाहे वो चाइना क्ले हो, चाहे वो फेरी क्ले हो। उसके बाद खराब क्वालिटी का जो आयरन है, लोहा है, उसके लिए भी फेमस है, हीमेटाइट आयरन के लिए, और क्वार्ट्ज पाया जाता है। तो भागलपुर में मात्र 4 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, एक चाइना क्ले, फेरी क्ले, ठीक है, दोनों क्ले वाला, और एक खराब क्वालिटी का हीमेटाइट आयरन, और एक क्वार्ट्ज। ठीक है, और यहाँ पर जगतपुर झील पाया जाता है। ठीक है, तो भागल में भी पुर लगा हुआ है और जगत में भी पुर लगा हुआ है, तो जगतपुर झील और भागलपुर। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वार्ट्ज और क्वार्जाइट दोनों क्यू वाला जो है ना, क्यू स्क्वायर, ऐसे याद रखो, क्यू स्क्वायर जो है वो नालंदा जिला में पाया जाता है। ठीक है, और नालंदा जिला में ही राजगीर जो है वो फेमस है घोड़ा कटोरा झील के लिए। ठीक है, घोड़ा जो था बड़े बड़े राजघराने के लोग रखते थे पुराने जमाने में, तो कैसे याद रहेगा, घोड़ा और राज। ठीक है, घोड़ा कटोरा झील राजगीर में फेमस था। और ये सब धारा हमने देख ही लिया है, जो भी गर्म कुंड थे, ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, क्लियर है। और जो रामायण के पात्र के नाम पर जो भी कुंड का नाम था वो सभी मुंगेर में पाए जाते हैं, क्लियर है। और क्वार्जाइट के लिए लखीसराय भी फेमस है। तो यहाँ पर हम लोग का खत्म होता है आज का टॉपिक। ठीक है, अब छोटे मोटे कुछ और टॉपिक्स बच गए हैं बिहार के, देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, फोकस स्टडी करते रहिए। आप सभी का अभी अच्छा रिवीजन भी हो रहा होगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स में। तो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।